फ्रेंड्स ड्रामा की शुरुआत में हम हमारे मेल लीड हतानो रेन और उनके सेक्रेटरी ऑकी को देखते हैं। वहाँ 4 से 5 लड़कियां आती हैं और रेन के सामने बैठ जाती हैं। ऑकी कहता है, तुम सब पीछे मुड़ो और अपनी शर्ट ऊपर करके दिखाओ। लड़कियां वैसा ही करती है, लेकिन किसी की कमर में कुछ नहीं होता है। ऑकी सबको जाने के लिए कहता है। उसके बाद वहाँ हेड प्रीस्ट आते हैं। ऑकी कहता है, प्रीस्ट, हमने कंट्री की सारी लड़कियों को देख लिया है, किसी के वेस्ट में चेरी ब्लॉसम्स का बर्थमार्क नहीं मिला। प्रीस्ट बोले, मास्टर, आपके अंदर हतानो फैमिली को बहुत आगे तक ले जाने की एबिलिटी है, लेकिन बॉडी से एनर्जी निकलती रहती है। अगर आप ऐसी लड़की से रिलेशन नहीं बनाएंगे जिसकी कमर में वो मार्क हो, तो आप 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। दूसरी तरफ हम हमारी फीमेल लीड मिनोरी को देखते हैं। वो अपनी मॉम से कॉल पर पूछती है, आपकी तबीयत कैसी है? उसकी मॉम कहती है, मुझे एक लेटर मिला है, जिस कॉलेज में तुम जाना चाहती हो वहाँ तुम्हें एडमिशन मिल गया है। अब तुम पार्ट टाइम जॉब छोड़ो और कॉलेज जाओ। मिनोरी कहती है, मैं कॉलेज नहीं जा सकती, वो बहुत एक्सपेंसिव है और आपको किडनी सर्जरी की जरूरत है। उसकी मॉम कहती है, तुम क्या बोल रही हो? मैं चाहती हूँ तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। इससे बेहतर तो मैं मर जाऊं। मिनोरी बोली, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, ऐसी बात मत किया कीजिए। तभी साइड से रेन की कार आ रही होती है और अचानक मिनोरी बात करते हुए कार के सामने आ जाती है। ऑकी ब्रेक मारते हैं, लेकिन उसे कमर में चोट लग जाती है। वो शर्ट ऊपर करके देखती है और रेन उसका चेरी ब्लॉसम्स वाला बर्थ मार्क देखकर शॉक हो जाते हैं। ऑकी मिनोरी से कहता है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, लेकिन मिनोरी कहती है, नहीं, मुझे काम पर जाना है, मैं ठीक हूँ। वो चली जाती है। अब मिनोरी एक ऑफिस जाती है और देखती है कि उसकी कमर से खून निकल रहा है। फिर वहाँ एक लड़की आती है। मिनोरी कहती है, मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए आई हूँ। वो लड़की बोलती है, तो तुम रूम में वेट करो। मिनोरी ऊपर जाती है। तभी वहाँ रेन आ जाते हैं और अचानक उन्हें कुछ होने लगता है। वो मन में कहते हैं, मेरी एनर्जी वापस निकलने लगी है। वो जैसे तैसे ऊपर कमरे में जाते हैं, जहाँ मिनोरी अपनी चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है। रेन उसके मार्क को देख लेते हैं और उन्हें प्रीस्ट की बातें याद आती हैं। उन्होंने कहा था कि आपकी बॉडी से एनर्जी निकलती रहती है, सिर्फ वो चेरी ब्लॉसम्स मार्क वाली लड़की आपको एनर्जी दे सकती है। अगर आप दोनों एक नहीं हुए तो आपकी इम्यूनिटी पूरी ड्रॉप हो जाएगी। मिनोरी उनको देखकर पैनिक हो जाती है। सॉरी, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन रेन कहते हैं, रुको, अपने कपड़े निकालो। वो शॉक हो जाती है, आप क्या बोल रहे हैं? मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। रेन तुरंत उसके वेस्ट को देखते हैं और प्रीस्ट की बात याद करते हैं कि जब भी एनर्जी कम होने लगे, उस लड़की की स्किन को टच करते ही आपको बेहतर महसूस होने लगेगा। तभी रेन मिनोरी को किस करने लगते हैं। मिनोरी उनके लिप्स को काट लेती है और एक बोतल तोड़कर कहती है, मेरे पास मत आना। रेन उसकी तरफ आने लगते हैं तो वो खुद को मारने की धमकी देती है। रेन कहते हैं, ग्लास को नीचे रखो। वो बोली, पहले पीछे हटो। रेन पीछे हट जाते हैं और मिनोरी वहाँ से भाग जाती है। रेन ऑकी को कॉल करके उसके बारे में पता लगाने को कहते हैं। फिर इधर मिनोरी हॉस्पिटल जाती है और देखती है कि उसकी मॉम पैकिंग कर रही है। वो कहती है, ये आप क्या कर रही हैं? आपकी जल्दी सर्जरी होने वाली है ना? वो बोली, सर्जरी छोड़ो, अभी मैंने तुम्हारे कॉलेज फीस भी रेडी नहीं किया है। तभी मिनोरी को यूनिवर्सिटी से कॉल आता है। मिनोरी कहती है, क्या मुझे ट्यूशन फीस देने के लिए थोड़ा और टाइम मिल सकता है? स्टूडेंट सपोर्ट टीम की मेंबर कहती है, हमारे यूनिवर्सिटी में इसी साल 5 मिलियन येन का स्कॉलरशिप सिस्टम स्टार्ट हुआ है और उसके लिए तुम्हें सिलेक्ट किया गया है। तुम आकर रजिस्ट्रेशन कर लो। ये सुनकर मिनोरी और उसकी मॉम की खुशी का ठिकाना नहीं होता। दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। फिर अगले सीन में मिनोरी यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है और स्पीच देकर सबको थैंक यू बोलती है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, ये सर कछाप कैसे रिप्रेजेंटेटिव बन गई? तभी होस्ट कहती है, अब हम यहाँ उन्हें इनवाइट करेंगे जिन्होंने इस साल स्कॉलरशिप सिस्टम लॉन्च किया है। वो हतानो ग्रुप के चेयरमैन हतानो रेन हैं। एक लड़की शॉक होकर कहती है, क्या चेयरमैन हमारे फ्रेशमैन पार्टी में आए हैं? फिर मिनोरी बुके लेकर उनके वेलकम के लिए खड़ी होती है और रेन वहाँ आते हैं, जिन्हें देखकर मिनोरी के होश उड़ जाते हैं और वो बुके गिरा देती है। होस्ट कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? चेयरमैन को बुके दो। मिनोरी बुके देकर कहती है, स्कॉलरशिप के लिए थैंक यू, मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। रेन उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तुम जानती हो मुझे तुमसे क्या चाहिए? मिनोरी कहती है, फिर मुझे स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। रेन बोले, ऐसा है तो तुम्हें अभी यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तुम यहाँ कदम भी नहीं रख पाओगी। दूसरे यूनिवर्सिटी से भी मेरे कनेक्शन है, वो भी तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे और तुम्हारी मॉम क्या सर्जरी के बिना ठीक रहेंगी? मिनोरी अपनी मॉम को देखती है। उनका सपना है कि मिनोरी पर लिखकर कुछ बने। रेन कहते हैं, मेरे 3 तक गिनने से पहले डिसाइड कर लो। वो काउंट करने लगते हैं और जैसे ही एक बोलते हैं, मिनोरी उन्हें माइक में कुछ भी बोलने से रोक लेती है और कहती है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद रेन प्रीस्ट से बात कर रहे होते हैं। प्रीस्ट कहते हैं, अच्छी बात है कि आपको वो लड़की मिल गई, अब आपको उसके साथ रिलेशन बनाना होगा, फिर आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर उसकी बॉडी ने आपकी बीमारी को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसकी बॉडी डैमेज हो सकती है और हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए।
तभी मिनोरी आ जाती है और रेन प्रीस्ट से कहते हैं आप उसके फ्यूनरल की तैयारी कीजिए। फिर वो ऑकी से कहते हैं मुझे इस लड़की से अकेले में बात करनी है, किसी को अंदर मत आने देना। ऑकी चला जाता है। मिनोरी रेन को IOU नोट देकर कहती है ये मॉम की सर्जरी के लिए IOU नोट है, मैं इंटरेस्ट के साथ पैसा चुका दूंगी। लेकिन रेन उसे फाड़ देते हैं। वो कहती है ये आपने क्या किया, क्या चाहते हैं आप मुझसे? वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। मिनोरी शॉक हो जाती है। रेन उसे 10 मिलियन देते हैं लेकिन मिनोरी मना कर देती है। फिर रेन उसे 100 मिलियन का कार्ड देते हैं और कहते हैं अब बोलो, तुम्हें जिंदगी भर खर्चे की चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी। मिनोरी कहती है मैं पैसों के लिए ये घटिया काम करूंगी ही नहीं। रेन उसे रजिस्ट्री के पेपर्स दिखाते हैं और वो ये देखकर शॉक हो जाती है। उसका नाम रेन के साथ जुड़ गया है। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं सिर्फ 18 साल की हूँ और हम अब भी अभी मिले हैं। मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। वो बोले कर सकती हो लेकिन तुम्हें एविडेंस की जरूरत होगी। वैसे भी डिवोर्स रिपोर्टिंग से जल्दी हो जाएगा। अगर तुम एक रात मेरे साथ बिताओगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। आज रात मेरे कमरे में आ जाना। मिनोरी कहती है उससे अच्छा तो मैं मर जाऊंगी। रेन किसी को कॉल करके कहते हैं मिनोरी की मॉम को 3 मिनट में ढूंढो। वो बोली नहीं, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। मॉम इन सब से दूर रखो। रेन बोले मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। वो चले जाते हैं। फिर रेन की हाउस हेल्प माचिको मिनोरी को उसका रूम दिखाती है। मिनोरी अपनी मॉम की फोटो देख रही होती है। तभी रेन आ जाते हैं जिनकी हालत फिर बिगड़ने लगी थी। मिनोरी बोली ये मेरा रूम है, आपने कहा था कि आप मुझे 3 दिन का टाइम देंगे। लेकिन रेन उसे जबरदस्ती करते हुए कहते हैं अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मेरी बात मान जाओ, वरना पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। मिनोरी कहती है आपकी बॉडी तो बहुत हॉट है, क्या आपको बुखार है? तभी रेन बेहोश हो जाते हैं। अब मिनोरी अपनी मॉम को कॉल करके पूछती है आप ठीक तो है? उसकी मॉम बोली पता है आज फॉरेन डॉक्टर्स आए थे और उन्होंने कहा कि वो मेरी ट्रांसप्लांट सर्जरी करेंगे। सब कुछ तुम्हारी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन ने अरेंज करवाया है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, हमें उनका एहसान चुकाना होगा। मिनोरी सोचती है मैं आपसे नफरत करती हूँ लेकिन आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, आखिर आप मेरे पीछे पड़े क्यों हैं? सीन बदलता है और मिनोरी सोकर उठती है तो वो रूम में रेन को देखती है और कहती है चेयरमैन मेरी मॉम की सर्जरी अरेंज करने के लिए थैंक यू। ग्रेजुएशन के बाद जैसे ही मुझे जॉब मिलेगी मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। रेन बोले तुम बस अपना काम कर दो, बाकी सबकी जरूरत नहीं है। वो चले जाते हैं और फिर मिनोरी भी बाहर जा रही होती है। तभी घर के बाहर उसे रेन के फ्यूनरल का सामान दिखता है। ये देखकर वो डर जाती है। तभी माचिको आती है और कहती है जल्दी आओ, ये सब हटाओ यहाँ से। मेड्स वो सारा सामान हटा देती हैं। मिनोरी पूछती है ये सब क्या हो रहा है? माचिको कहती है कुछ लोग हैं जो मिस्टर हतानो की पोजीशन के लिए मरे जा रहे हैं। वो लोग अक्सर ये सब रख जाते हैं। बेचारे मिस्टर हतानो, कर्स्ड बॉडी होने के बाद भी उन लोगों को चैन नहीं है। मिनोरी बोली क्या मतलब है तुम्हारा? माचिको बोली हतानो फैमिली में जो भी हेड थे उन सबको कर्स मिला था कि उनकी बॉडी से हेल्थ सोर्स की एनर्जी कम होती जाएगी। मिस्टर हतानो को भी ये बीमारी है और जब भी उनकी तबीयत खराब होती है उनको बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है। ऐसे में वो 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। मिनोरी बोली क्या हॉस्पिटल में चेकअप नहीं करवाया? माचिको कहती है रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है लेकिन हमारे प्रीस्ट ने कहा है कि मास्टर सिर्फ तब ठीक हो सकते हैं जब वो ऐसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाएंगे जिसकी बॉडी में चेरी ब्लॉसम्स वाला बर्थ मार्क होगा। मिनोरी कहती है मतलब मैं? माचिको बोली मैडम सिर्फ आप मास्टर को बचा सकती हैं, उन्हें बचा लीजिए। मिनोरी सोचती है मतलब वो मेरे साथ सोने के लिए नहीं, जीने के लिए रिलेशन बनाना चाहते हैं। उन्होंने ऐसी हालत में भी मेरी रेस्पेक्ट की, शायद वो इतने बुरे भी नहीं है। माचिको बोली मास्टर ने आपको फैमिली कार्ड देने को कहा है, इसमें इतने पैसे हैं कि आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, इसे रख लीजिए। मिनोरी कार्ड ले लेती है। दूसरी तरफ रेन को ये पता चलता है कि उनसे कार्ड ले लिया तो वो कहते हैं मेरे सामने नखरे दिखा रही थी और अब कार्ड ले लिए। फिर एक प्रीस्ट हेड प्रीस्ट को आकर कुछ कहते हैं। प्रीस्ट रेन से कहते हैं मैडम आई हैं। रेन उसे अंदर बुलाने के लिए कहते हैं और खुद छुप जाते हैं। मिनोरी प्रीस्ट से मिलने आई होती है और रेन सोचते हैं ये करने क्या आई है। प्रीस्ट मिनोरी से पूछते हैं क्या चाहिए तुम्हें, हेल्थ, वेल्थ या रिलेशनशिप? वो कहती है पीस, वो भी मेरे हस्बैंड के लिए। हम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है लेकिन उन्होंने मेरी मदद की है और मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। वो प्रीस्ट को फैमिली कार्ड देकर कहती है इसे लेकर उन्हें ठीक कर दीजिए या मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मैं उनकी हेल्प कर सकूं। प्रीस्ट बोले उसकी किस्मत तुम्हारे हाथ में ही है। वो एक बॉक्स मंगवाते हैं और मिनोरी देखती है कि उसमें तालिस्मान तावीज है। प्रीस्ट कहते हैं अगर तुम दोनों रिलेशन बना लोगे तो वो ठीक हो जाएगा। मिनोरी कहती है मैं उन्हें ठीक करके रहूंगी। रेन ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और उसके जाने के बाद बाहर आते हैं। फिर हम मिनोरी को देखते हैं। वो माचिको और प्रीस्ट की बात याद करके कहती है अगर एक बार सोने से वो ठीक हो जाएंगे तो एक बार ट्राई करना चाहिए। तभी रेन आ जाते हैं और पूछते हैं क्या ट्राई करना चाहिए? मिनोरी कहती है कुछ नहीं, ये प्रीस्ट ने मुझे आपके लिए तावीज दिया है, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा।
तभी रेन को प्रीस्ट का मैसेज आता है कि हम मैडम को दफनाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। रेन मिनोरी से पूछते हैं, तुम्हें कौन सा फ्लावर पसंद है? वो कहती है, लिली। कहते हैं, ये हेल्थ और लक दोनों का साइन है। रेन प्रीस्ट को मैसेज कर देते हैं और कहते हैं, ग्रेव के लिए कोई भी जगह चलेगी। फिर वो चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ऑकी उनसे कहता है, मास्टर आप इस साल न्यू ईयर गैदरिंग यहाँ क्यों कर रहे हैं? वो बोले, क्या प्रॉब्लम है? उसमें ऑकी बोला, हम हमेशा ये गैदरिंग न्यूयॉर्क में करते हैं। अगर यहाँ पार्टी हुई तो बहुत कम लीडर्स आ पाएंगे। रेन बोले, वो लड़की जल्दी मरने वाली है। मैं उसके लास्ट मोमेंट को सैड नहीं बनाना चाहता। मैंने जो डिसाइड कर लिया है वही होगा। फिर हम देखते हैं कि गैदरिंग के लिए बड़े बड़े लीडर्स आ जाते हैं। इधर माचिको गलती से अपनी उंगली काट लेती है और परेशान होती है। तभी मिनोरी आकर कहती है, क्या हुआ? माचिको कहती है, आज गेस्ट रूम में बड़े बड़े लीडर्स की गैदरिंग होने वाली है और मैंने गलती से अपनी उंगली काट ली। अब तैयारी हुई नहीं है और समझ नहीं आ रहा उनसे माफी कैसे मांगू। मिनोरी कहती है, चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। उधर गेस्ट खाली बैठे होते हैं और एक लीडर कहता है, मैंने तो सुना था कि पार्टी बड़ी शानदार होने वाली है, लेकिन ये तो सिंपल सी गैदरिंग है जिसमें खाना भी नहीं है। रेन ऑकी से कहते हैं, क्या खाना अभी रेडी नहीं है? ड्रिंक तक नहीं है यहाँ। ऑकी बोला, सब कुछ जल्दी में डिसाइड हुआ, इसीलिए मैं अभी देख कर आता हूँ सिचुएशन क्या है। तभी मिनोरी वहाँ फूड लेकर आती है और कहती है, वेट करने के लिए थैंक यू। वो सबको फूड सर्व करती है। रेन उससे कहते हैं, क्या है ये सब? वो कहती है, माचिको के हाथ में चोट लग गई तो मैंने फूड बना लिया। मैंने आपकी हेल्प की ना। वो बोले, ऐसे कपड़े में सबके सामने आने की जरूरत नहीं है। फिर लीडर्स खाना खाते हैं जो सबको बहुत पसंद आता है और वो मिनोरी की तारीफ भी करते हैं। मिनोरी किचन वापस जाती है। माचिको कहती है, परेशान करने के लिए सॉरी, लेकिन क्या आप ये ड्रिंक ले जाने में हेल्प करेंगी? मिनोरी बोली, मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन मिस्टर हतानो ने गेस्ट के सामने ऐसे आने से मना किया है। माचिको कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो मिनोरी का मेकओवर कर देती है। इधर रेन बिजनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर ऑकी से कहते हैं, ड्रिंक क्या अभी तक रेडी नहीं है? गेस्ट को और कितना वेट करवाने का ख्याल है? ऑकी बोला, मैं अभी चेक करता हूँ। तभी हमारी मिनोरी वहाँ ड्रिंक लेकर आ रही होती है और उसके लुक को देखकर रेन के होश उड़ जाते हैं। सबकी नजर मिनोरी पर होती है। मिनोरी कहती है, क्या आप सब ड्रिंक लेंगे? वो ड्रिंक सर्व करती है और लीडर कहते हैं, क्या तुम यहाँ एम्प्लॉय हो? तुम तो वही हो जिसने फूड सर्व किया था। मिनोरी हाँ बोलती है। रेन उसे देख रहे होते हैं कि तभी उनकी हालत फिर बिगड़ जाती है और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। वो गिर जाते हैं और मिनोरी पैनिक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में रेन प्रीस्ट के पास ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। प्रीस्ट कहते हैं, अगर आपने जल्दी मैडम के साथ रिलेशन नहीं बनाया तो आपकी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। वो पूछते हैं, कितना टाइम है मेरे पास? प्रीस्ट बोले, आपकी हालत देखकर लगता है सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन में आपका जन्मदिन भी है। आपकी वाइफ एक आम इंसान है, लेकिन आप हतानो ग्रुप के चेयरमैन हैं। आपके ऊपर कई जिम्मेदारी है, तो जीने का राइट भी आपको है। अब आप सोच लीजिए कि आपके लिए खुद की जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या आपकी वाइफ की। रेन तालिस्मान तावीज को देखते हैं। फिर मिनोरी उन्हें कॉल करती है और बोलती है, आप कैसे हैं? मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस बताइए, मैं आपका सामान ले आती हूँ। वो कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं कल घर आ रहा हूँ। मिनोरी खुश हो जाती है और रेन कॉल कट कर देते हैं। फिर मिनोरी रजिस्ट्री के पेपर्स देखती है और उसे पता चलता है कि नेक्स्ट डे रेन का बर्थडे है। वो जल्दी घर जाती है और माचिको से कहती है, कल मिस्टर हतानो वापस आ रहे हैं और उनका 30वां बर्थडे भी है, क्यों ना एक पार्टी करें? माचिको डर जाती है और कहती है, इस घर में बर्थडे सेलिब्रेट करना सबसे बड़ा पाप है। मैंने बताया था न कि उनकी बॉडी से एनर्जी निकलती रहती है। बचपन से उन्हें पता है कि वो 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, इसीलिए वो बर्थडे सेलिब्रेट करते ही नहीं है, क्योंकि हर एक बर्थडे उन्हें मौत के करीब ले जा रहा है। मिनोरी बोली, तो क्या कल उनका आखिरी दिन है? माचिको कहती है, हाँ, और अब आप ही उन्हें बचा सकती हैं, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। रात को फिर रेन घर आते हैं और ऑकी कहता है, मास्टर प्लीज आज मैडम के साथ रिलेशन बना लीजिए। भले ही उनकी लाइफ खतरे में है, लेकिन आपके जीने के लिए ये जरूरी है। रेन घर के अंदर आते हैं और देखते हैं कि मिनोरी ने उनके लिए डेकोरेशन कर रखी थी। वो केक लेकर आती है और उन्हें बर्थडे विश करती है। रेन शॉक में होते हैं। वो कहती है, कैंडल बुझाने से पहले विश मांग लीजिए। रेन बोले, ये बचपना मत करो। मिनोरी कहती है, आप गुस्सा मत होइए, आपको बर्थडे पसंद नहीं, लेकिन विश मांगने से वो पूरी हो जाती है। आप नहीं मांगेंगे तो मैं आपके लिए मांग लेती हूँ। मिनोरी उनकी लंबी उम्र, हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए विश मांगती है। फिर कहती है, मैंने आपके लिए गिफ्ट तैयार किया है। वो अपना श्रग निकालती है और कहती है, मेरी विश जरूर पूरी होगी। आप हमेशा खुश रहेंगे और हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आपको बचाने का यही तरीका है, तो मैं तैयार हूँ। वो उनकी आंखें बंद करके उन्हें किस करती है, लेकिन रेन उसे रोक लेते हैं
उन्हें प्रीस्ट की बात याद आती है तो वो उसे बेड पर ले जाकर रोमांस करने लगते हैं, लेकिन तभी वो कहती है हैप्पी बर्थडे रेन। रेन कहते हैं किसने कहा कि तुम मेरा नाम ले सकती हो। मिनोरी सॉरी बोलती है, फिर रेन उसे छोड़ देते हैं। वो कहती है क्या आप आज ये नहीं करेंगे। वो कहते हैं अब मेरा ये सब करने का कोई मूड नहीं है। रेन प्रीस्ट के साथ जा रहे होते हैं कि तभी उनकी हालत खराब होती है और मुंह से खून निकलने लगता है। प्रीस्ट कहते हैं क्या आपने अभी तक रिलेशन नहीं बनाया। क्यों, आपको पता है सिचुएशन कितनी खराब हो गई है। रेन बोले कोई तरीका ढूंढो जिससे मिनोरी भी बच जाए। प्रीस्ट बोले ऐसा कोई तरीका नहीं है। रेन बोले मैं नहीं जानता, कुछ भी करो। फिर हम रेन की स्टेप मदर योको और स्टेप ब्रदर शो को देखते हैं। शो कहता है वो सर कछाप लड़की उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है जहाँ रेन चेयरमैन है। योको बोली रेन ऐसी लड़की को अपनी वाइफ कैसे बना सकता है, वो लड़की हमारे पैसों के लिए पीछे पड़ी होगी। शो बोला जो भी हो, लेकिन वो हमें ग्रीट करने भी नहीं आई। योको बोली क्यों ना उसे बुलाकर हतानो फैमिली के रूल्स सिखाए जाएं। इधर मिनोरी सैड बैठी होती है और डिवोर्स पेपर्स देखकर कहती है अब मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। वो मुझसे नफरत करते हैं। आज रात उनके साथ सोकर मैं डिवोर्स ले लूंगी, फिर वो ठीक हो जाएंगे। तभी उसे योको कॉल करके कहती है मैं तुम्हारी मदर इन लॉ बोल रही हूँ। तुमने रेन से शादी कर ली है ना, तो हमें ग्रीट करने क्यों नहीं आई। मिनोरी परेशान हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो योको के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। योको उसे दरवाजा खोलती है और कहती है मैं रेन की मॉम हूँ। मिनोरी उसे हेलो बोलती है और फिर अंदर जाती है। अंदर शो और 2 और लोग बैठे होते हैं जो मिनोरी को देखकर मुंह बनाते हैं। शो कहता है ये है रेन की वाइफ। योको बोली तुम्हारे मॉम डैड क्या करते हैं। मिनोरी कहती है डैड नहीं रहे और मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। शो बोला अब समझ आया कि ये किस टाइप की फैमिली से है। योको बोली वो तो दिख रहा है कि तुम कैसे पली भरी हो, क्या तुम चाय लोगी। मिनोरी हाँ बोल देती है। फिर मेड चाय लेकर आती है और मिनोरी कप लेती है और योको टी सर्व कर रही होती है, लेकिन वो जानबूझकर उसके हाथ में टी डाल देती है। मिनोरी का हाथ जलता है, इसीलिए वो कप छोड़ देती है। योको कहती है ये तुमने क्या किया, मैं बड़े होकर भी तुम्हें टी सर्व कर रही हूँ और तुमने कप छोड़ दिया, क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। मिनोरी कहती है ऐसा नहीं है। योको कहती है फ्लोर से पियो अब इसे। मिनोरी शॉक हो जाती है। शो कहता है तुम मना करके अपनी मदर इन लॉ की बात नहीं टाल सकती, क्या तुम रेन की रेप्यूटेशन खराब करना चाहती हो। मिनोरी डर जाती है और फ्लोर से टी पीने वाली होती है। दूसरी तरफ रेन घर आते हैं और माचिको से पूछते हैं मिनोरी कहाँ है। वो बोलती है आपको नहीं पता, योको मैडम ने उन्हें बुलाया तो वो ओल्ड हाउस गई हैं। इधर मिनोरी को योको कहती है ये लो वेलकम गिफ्ट, तुम अब हतानो फैमिली की मेंबर हो। मिनोरी गिफ्ट लेती है और देखती है उसमें इयररिंग्स हैं। योको कहती है क्यों ना अब इसे ट्राई करके देखो। मिनोरी बोली मैंने ईयर पियर्सिंग नहीं करवाई है। योको बोली बदतमीजी की भी हद होती है, तुम गिफ्ट लेने से भी इनकार कर रही हो। शो बोला मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, आसानी से ईयर पियर्सिंग हो जाएगी। मिनोरी मना करती है, लेकिन योको उसका हाथ पकड़ लेती है और शो उसके कान में ईयररिंग घुसा देता है। तभी रेन के दादाजी गुस्से में चिल्लाते हैं ये सब क्या हो रहा है, तुम लोगों को लंच की तैयारी करनी चाहिए, ये हल्ला क्यों कर रहे हो। योको कहती है डैड आप उठ गए। वो मिनोरी से कहती है बैठी क्या हो, जल्दी जाकर लंच बनाओ। सीन बदलता है, अब रेन आते हैं और पूछते हैं मेरी वाइफ कहाँ है। शो बोला वो सरकछाप लड़की, वो तो किचन में मेड के साथ है। रेन किचन जाते हैं और उसे काम करते हुए देखते हैं, उसका हाथ भी जल गया होता है। रेन उसके पास आते हैं और हाथों को देखकर उसके हाथ में आइस पैक बांध देते हैं। फिर उसे साथ में लेकर आते हैं और पूछते हैं किसने किया ये सब। योको बोली मैं इसका वेलकम करने के लिए टी सर्व कर रही थी, लेकिन इसने ही टी गिरा दी, इसे ही टी पीनी नहीं आती तो मुझे ब्लेम मत करो। रेन बोले फिर मैं भी आपको टी सर्व करूंगा। वो गार्ड को इशारा करते हैं और गार्ड्स योको को पकड़ लेते हैं। शो बोलता है छोड़ो मेरी मॉम को, इस फालतू लड़की के लिए तुम ये सब कर रहे हो, लेकिन गार्ड योको के फेस में चाय डाल देता है। शो कहता है इस लड़की को हमने टी सर्व की, लेकिन इसने चाय गिरा ली। हमने ईयररिंग गिफ्ट की, लेकिन इसने उसे लेने से भी मना कर दिया। कहाँ से उठाकर लाए हो इस अनपढ़ गंवार को। रेन मिनोरी के कान को देखते हैं और गुस्से में शो के सर को टेबल पर रखकर चाकू से उसके कान को छेद डालते हैं। सबकी फट जाती है। रेन के दादा कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, शो तुम्हारा भाई है, छोड़ो इसे, इस सरकछाप लड़की के लिए क्या तुम हमारी फैमिली का नाम खराब कर दोगे। रेन उसे छोड़ देते हैं। शो कहता है तुम पागल हो, जाओ जाकर मर जाओ, फिर सब कुछ मेरा हो जाएगा। योको बोली सही कहा, हम लोग तुम्हारे बिना खुश रहेंगे। मिनोरी बोली आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। शो बोला ये लड़की हतानो फैमिली में रहने के लायक ही नहीं है, ये हमारे साथ बैठकर नहीं खाएगी। तभी रेन किसी को कॉल करके कहते हैं शो के सारे शेयर्स मेरी वाइफ मिनोरी के नाम कर दो। शो की हैकरी निकल जाती है। फिर योको कहती है तुम शो के शेयर्स इसे कैसे दे सकते हो। रेन उसके भी शेयर्स मिनोरी के नाम कर देते हैं। फिर उसके दादा कहते हैं एक बाहर वाली लड़की के लिए तुम फैमिली को बर्बाद कर दोगे।
रेन उनके शेयर्स भी मिनोरी के नाम करने को कहते हैं और बोलते हैं, अब से मिनोरी हमारी सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। ये सुनकर सबके तोते उड़ जाते हैं। रेन कहते हैं, अब भी ये हमारे साथ बैठकर खाने के लायक नहीं है। वो मिनोरी से कहते हैं, चलो खाना खाते हैं। मिनोरी कहती है, मुझे घर जाना है। रेनो के बोलते हैं, फिर गार्ड से कहते हैं, ये सब खाना फेंक दो। शो बोला, क्या बोल रहे हो तुम? वो बोले, मेरी वाइफ खाना नहीं चाहती तो अब क्या जरूरत है इन सब की। उनके गार्ड सब कुछ गिरा देते हैं और रेन मिनोरी के साथ चले जाते हैं। इसके बाद रेन के दादा प्रीस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं, वो लड़की कहती है कि रेन ठीक हो जाएगा, बकवास कर रही है। प्रीस्ट कहते हैं, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन वो ठीक हो सकते हैं। दादाजी कहते हैं, मतलब उसे वो लड़की मिल गई जो उसे एनर्जी देगी। प्रीस्ट बोले, उनकी वाइफ ही वही लड़की है। दादाजी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कहा तुमने? मतलब रेन को बताया जा सकता है? प्रीस्ट कहते हैं, हाँ, लेकिन इस सिचुएशन में भी वो अपनी वाइफ के साथ रिलेशन नहीं बना रहे। दादाजी परेशान हो जाते हैं। इधर रेन मिनोरी के हाथ में मेडिसिन लगा रहे होते हैं। वो कहते हैं, सॉरी, मुझे जल्दी आना चाहिए था। वो कहती है, मुझे आपके स्टॉक वगैरह नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपकी फैमिली सड़क पर आ जाए। आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? हमारा तो डिवोर्स होने वाला है। रेन बोले, और अगर मैं कहूँ कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए तो? वो मिनोरी के करीब आते हैं और मिनोरी पूछती है, क्या मतलब है इसका? वो डिवोर्स पेपर्स की तरफ देखती है। रेन पेपर्स देखकर कहते हैं, क्या है ये? तुम डिवोर्स चाहती हो? वो बोली, आप ही तो मेरे साथ सोने के बाद डिवोर्स लेना चाहते थे। तभी माचिको आती है और कहती है, मैडम, आपके लिए पार्सल आया है। मिनोरी बॉक्स को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन रेन ले लेते हैं और देखते हैं कि उसमें प्रोटेक्शन होता है। मिनोरी कहती है, हमें ये यूज करने की जरूरत नहीं है। वो बोले, तो क्या तुम मेरे साथ बेबी प्लान करना चाहती हो? वो बोली, किसने कहा? वैसे भी आप मुझे पसंद नहीं करते। रेन बोले, क्या? किसने कहा? वो बोली, तो फिर आप मुझे रात को छोड़कर क्यों चले गए? रेन को प्रीस्ट की बात याद आती है कि उनकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेने से मिनोरी की बॉडी खराब हो सकती है या वो मर भी सकती है। रेन सोचते हैं, जब तक मिनोरी को बचाने के लिए रास्ता नहीं मिल जाता तब तक मैं ये नहीं कर सकता। तभी उन्हें पता चलता है कि प्रीस्ट आए हैं। रेन मिनोरी से कहते हैं, मैं अभी आता हूँ, तुम रेस्ट करो। वो प्रीस्ट से मिलने जाते हैं। प्रीस्ट कहते हैं, मास्टर, ये वो मेडिसिन है जो मैंने बहुत सारी जड़ी बूटी से बनाई है। 3 दिन और 3 रात तक मैंने प्रे भी किया है। अगर रिलेशन बनाने से पहले वो इसे अपने बर्थ मार्क में लगा लेंगी तो कुछ नहीं होगा। छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है, लेकिन उनकी जान नहीं जाएगी। रेन बोले, क्या ये काम करेगा? वो हाँ बोलते हैं, लेकिन पास्ट में हम देखते हैं कि दादाजी ने उनसे कहा था, मेरे पास एक आइडिया है, उसे फेक मेडिसिन देकर कहो कि इसे लगाने से उस लड़की की मौत नहीं होगी। रेन बदतमीज है, लेकिन उसका जिंदा रहना हमारी कंपनी के लिए जरूरी है। प्रीस्ट बोले, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। दादाजी बोले, तुम जानते हो ना, अगर ऐसा नहीं किया गया तो रेन मर जाएगा। उस पर कितने लोगों की जिम्मेदारी है? प्रीस्ट बोले, फिर मैडम के मरने के बाद अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कैसे हुआ तो मैं क्या कहूँगा? दादाजी बोले, तो कह देना मैंने ऐसा करने को कहा था। प्रेजेंट में प्रीस्ट कहते हैं, अगर आप मैडम को ये मेडिसिन लगा देंगे तो उनकी मौत नहीं होगी। अब और देर मत कीजिए, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। रेन मन में कहते हैं, अब मैं और मिनोरी दोनों जी सकते हैं और साथ रह सकते हैं। इसके बाद हम मिनोरी को देखते हैं जो बाहर जाने वाली होती है। तभी रेन आकर पूछते हैं, तुम्हारा आज का शेड्यूल क्या है? वो कहती है, मैं घर पर पढ़ाई करने की सोच रही थी। रेन उसके पास आने लगते हैं और कहते हैं, लगता है तुम्हारी कमर में चोट लगी है, लाओ मैं मेडिसिन लगा देता हूँ। मिनोरी ओके बोलती है। रेन मेडिसिन लगाते हैं और वो पूछती है, आप मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहे हैं? हम तो डिवोर्स ले लेंगे ना? रेन बोले, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो हर रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। आज की रात मैं तुम्हारा वेट करूंगा। मिनोरी नर्वस होकर भाग जाती है। फिर हम शो को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि रेन जिस लड़की को ढूंढ रहा था वो मिनोरी ही है। शो कहता है, इसीलिए तो वो उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा था। योको को गुस्सा आता है। वो कहती है, अब समझ आया, रेन उसकी मदद से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। शो बोला, अगर वो दोनों एक हो गए तो हमें हतानो फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, दोनों को मारना ही होगा। इसके बाद हम एक वेटर को देखते हैं जो ड्रिंक में कुछ मिलाता है और रेन के पास जाता है। जो प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात कर रहे थे, वो वेटर सबको ड्रिंक सर्व करता है और सब लोग ड्रिंक करते हैं। वेटर ये देखकर चला जाता है। फिर क्लाइंट के जाने के बाद रेन अकेले होते हैं और तभी अचानक उन्हें फिर से दर्द होने लगता है। वो मन में कहते हैं, ऐसा दर्द मुझे पहले कभी नहीं हुआ है। वो जैसे तैसे बाहर आते हैं और अचानक उस वेटर को शो से बात करते सुनते हैं। वेटर कहता है, आपने जैसा कहा था, मैंने उन्हें ड्रग दे दिया है। जिनकी इम्यूनिटी कम है उनके लिए तो वो जहर है। 30 मिनट में उसका असर दिखने लगेगा और उसके बाद अगर किसी ने उन्हें देख भी लिया तो वो उसे बचा नहीं पाएगा। शो बोला, फिर उसकी लाश देखने जाना होगा। सब सुनने के बाद रेन ऑकी को कॉल करते हैं, मेरी हालत बहुत खराब हो गई है, जल्दी मिनोरी को लेकर आओ। ऑकी फौरन मिनोरी को कॉल करता है, लेकिन मिनोरी का फोन साइलेंट होता है
और वो कॉल नहीं उठाती। ऑकी पैनिक हो जाता है और किसी को कॉल करके उसे लेने भेजता है। इधर रेन जैसे तैसे कंपनी से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शो उन्हें देख लेता है और अपने आदमियों को उनके पीछे भेजता है। रेन एक कमरे में घुस जाते हैं और ऑकी से कहते हैं, मैं 14वें फ्लोर के रूम में हूँ, जल्दी आओ। उनकी हालत खराब हो जाती है और वो गिर जाते हैं। दूसरी तरफ मिनोरी का ध्यान फोन कॉल पर जाता है और वो ऑकी को कॉल करती है। ऑकी कहता है, मास्टर को अटैक आया है, उनकी हालत खराब हो गई है, आप जल्दी कंपनी जाइए। मिनोरी शॉक हो जाती है। इधर रेन शावर लेकर खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मुंह से खून निकलने लगता है और इधर मिनोरी भागते हुए कंपनी पहुंच जाती है, लेकिन शो बीच में आ जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें उसे बचाने नहीं दूंगा। उसके कहने पर उसका आदमी मिनोरी पर हमला करता है और उसके हाथ में चाकू लग जाता है। वो कहती है, मुझे चेयरमैन के पास जाने दो। शो बोला, कमाल है, अपनी जान की परवाह किए बिना तुम उसकी जान बचाना चाहती हो। मिनोरी बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? शो बोला, मतलब तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा अपना हस्बैंड तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। वो बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? शो कहता है, ठीक है, मैं ही तुम्हें सच बता देता हूँ कि अगर तुम उसके साथ सोई तो क्या होगा। वो सच बोलने वाला होता है, लेकिन तभी ऑकी और उसके आदमी आ जाते हैं। ऑकी शो को मुक्का मार देता है और मिनोरी से कहता है, बॉस 14वें फ्लोर पर है, जल्दी जाओ। मिनोरी भागती है और शो मन में कहता है, मतलब इसे सच नहीं पता है, रेन अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ रेन मिनोरी का वेट कर रहे होते हैं। उन्हें कमरे में किसी के आने की आवाज आती है, तो वो उसे मारने के लिए वेज उठा लेते हैं। तभी मिनोरी आती है और कहती है, चेयरमैन, मैं आपको बचाने आई हूँ। वो रेन को किस कर लेती है, फिर पूछती है, क्या अब आप ठीक हैं? रेन बोले, कुछ खास नहीं। मिनोरी कहती है, तो क्या आप वो सब अब भी करना चाहते हैं? रेन उसे बाहों में उठाकर बेड पर ले जाते हैं और किस करने लगते हैं। तभी वो उसके हाथ की चोट देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, जाओ पहले साफ कर लो वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। मिनोरी चोट साफ करने जाती है, तभी उसे फोन में शो का मैसेज आता है। वो कहता है, तुम्हारा हस्बैंड ही तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। उस मैसेज के साथ एक रिकॉर्डिंग होती है। मिनोरी उसे प्ले करती है और प्रीस्ट की बात सुनती है कि रेन के साथ सोने के बाद वो मर सकती है। फिर वो रेन की बात सुनती है, जो उसके लिए फ्यूनरल की तैयारी करने को कहते हैं। इधर रेन की हालत फिर से बिगड़ने लगती है, तो वो वॉशरूम की तरफ आने लगते हैं। मिनोरी को झटका लगता है। वो सोचती है, मतलब चेयरमैन बस मुझे यूज कर रहे हैं। तभी रेन आते हैं और वो फोन को रख देती है। वो फौरन दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, पर रेन दरवाजा खोल लेते हैं और उसे उठाकर बेड पर ले जाते हैं। वो उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। मिनोरी कहती है, क्या आपको पता था कि मैं मरने वाली हूँ? वो बोले, हाँ, लेकिन अब सब ठीक है। वो उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ऑकी दादाजी के पास आता है। वो कहते हैं, इस बार शो ने हद पार कर दी, उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। लेकिन रेन के साथ क्या हुआ? ऑकी बोला, मैडम टाइम पर आ गई और अब मास्टर ने जिंदगी और मौत की जंग जीत ली है। दादाजी बोले, सब कुछ अच्छा हो गया। वो प्रीस्ट से कहते हैं, जाओ उस लड़की के फ्यूनरल की तैयारी करो। ऑकी बोला, फ्यूनरल? मतलब आपने जो मेडिसिन दी थी वो फेक थी, आपने झूठ बोला। दादाजी बोले, मैंने ऐसा करने को कहा था, ऐसी कोई मेडिसिन है ही नहीं। रेन हमारा बेटा है, हतानो ग्रुप उसके हाथ में है, हम उसे एक लड़की के लिए मरने नहीं दे सकते। इधर मिनोरी सोई होती है और रेन मिनोरी को देखकर कहते हैं, मैं आज के बाद तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। वो उसके फोरहेड पर किस करके रेडी होने चले जाते हैं। तभी उन्हें ऑकी का कॉल आता है। वो कहता है, बॉस, वो मेडिसिन फेक थी, आपके दादाजी ने प्रीस्ट के साथ मिलकर आपको धोखा दिया। अगर आपने मैडम के साथ रिलेशन बना लिया है तो वो अब तक मर चुकी होंगी। रेन को जैसे सदमा लग जाता है। वो मिनोरी के पास जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके मुंह से खून निकलने लगता है। रेन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर्स मिनोरी की ट्रीटमेंट करने लगते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो मर चुकी है। डॉक्टर बाहर आती हैं। रेन पूछते हैं, मिनोरी कैसी है? डॉक्टर कहती है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। वो सॉरी बोल देती है और रेन को सदमा लग जाता है। मिनोरी की बॉडी को बाहर लाते हैं तो उसका फेस देखकर रेन कहते हैं, मिनोरी उठो, चलो घर चलते हैं। वो उसकी बॉडी को बाहों में उठा लेते हैं। तभी एक गार्ड आकर कहता है, बॉस, आप अभी अभी ठीक हुए हैं, खुद पर इतना प्रेशर मत डालिए। तभी रेन को वीकनेस होने लगती है और वो बेहोश हो जाते हैं। 2 दिन के बाद उन्हें होश आता है। ऑकी पूछता है, क्या आप ठीक है? वो बोले, मिनोरी का क्या हुआ? ऑकी बोला, उनकी बॉडी को उनकी मॉम ले गई। उन्होंने कहा कि वही उनका फ्यूनरल करेंगी और आपको उनके फ्यूनरल में आने नहीं देंगी। रेन रोने लगते हैं। पास्ट में दिखाते हैं कि मिनोरी की मॉम उसकी बॉडी को देखकर रो रही थी। वो कहती हैं, ये मेरी गलती है,
मैं बीमार नहीं होती तो तुम्हें रेन जैसे आदमी से शादी नहीं करनी पड़ती। ये सब होता ही नहीं। तभी मिनोरी की फिंगर में मूवमेंट होती है। अब 7 साल के बाद रेन मिनोरी के ग्रेव पर आते हैं और उसकी तस्वीर को साफ करते हुए कहते हैं, 7 साल बीत गए हैं, आज भी मेरे लिए सब कुछ उतना ही मुश्किल है। ये तालिस्मान तावीज तुमने मुझे दिया था, मेरी लंबी उम्र और खुशी के लिए तुमने प्रार्थना की थी। मैं तुम्हें ये वापस दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ बस एक बार मेरे सपने में आकर ही मुझसे मिल लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिनोरी जिंदा है, लेकिन रेन की बीमारी एब्जॉर्ब करने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और अब उसकी 6 साल की बेटी सुजू भी है। मिनोरी उससे कहती है, कल से स्कूल स्टार्ट हो रहा है, तुम बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना। सुजू बोली, मुझे स्कूल नहीं जाना, पैसे बचाकर आपकी आंखों को ठीक करवाना है। मिनोरी कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं ठीक हूँ, अब मुझे इसकी आदत हो गई है। सुजू कहती है, डैड कहाँ है? मैं उन्हें ढूंढ कर बोलूंगी कि वो आपको ठीक करें। मिनोरी याद करती है कि 7 साल पहले क्या हुआ था। उसकी मॉम उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और पूछती है, मिनोरी देख क्यों नहीं पा रही? डॉक्टर बोली, मिनोरी को हार्ट अटैक आया था ना, उस टाइम ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं हुई, शायद यही वजह है। ये याद करके वो कहती है, तुम्हारे डैड मर चुके हैं, मेरे सामने उनके बारे में कोई बात मत करना। सुजू बोली, ठीक है, लेकिन आप गुस्सा मत करिए। वो बोली, मैं गुस्सा नहीं हूँ, चलो। वो जाने ही वाली होती है कि अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। सुजू उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मिनोरी को होश नहीं आता। फिर सुजू रेन की गाड़ी को देखती है और मदद के लिए चिल्लाते हुए भागती है, लेकिन इससे पहले कि रेन उसे देख पाते, वो गिर जाती है और रेन वहाँ से चले जाते हैं। सुजू वापस मिनोरी के पास आती है और किसी तरह उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर सुजू से कहते हैं, तुम्हारी मॉम ठीक नहीं है, तुम्हारे डैड कहाँ हैं? हमें उसे एडमिट करना होगा और डिपॉजिट भी लेना होगा। सुजू कहती है, मैं पैसे ले आऊंगी, आप मेरी मॉम को बचा लीजिए। डॉक्टर उसकी रिक्वेस्ट मान लेते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद सुजू जगह जगह पोस्टर लगाकर डोनेशन मांगती है। वो खुद भी लोगों से पैसे मांगती है। उसके पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे होते हैं। वो बोलती है, ये तो बहुत कम है, अब मैं क्या करूं? फिर हम देखते हैं कि सुजू उस जगह पहुंच जाती है जहां रेन ने मिनोरी का ग्रेव बना रखा था। वो वहां मिनोरी की फोटो देखकर कहती है, ये तो मॉम है, लेकिन वो तो कभी फोटो नहीं लेती, मुझे ये उन्हें दिखाना होगा। फिर वो तालिस्मान तावीज को देखती है, क्या ये भी मॉम का है? फिर वो एक छोटी सी बुद्धा की मूर्ति देखती है और कहती है, इसे बेचकर मैं हॉस्पिटल का बिल दे सकती हूँ। वो सब कुछ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में ऑकी और रेन वहाँ आते हैं। रेन देखते हैं कि सब कुछ गायब है। वो कहते हैं, 3 मिनट में मुझे बताओ कि कौन है वो चोर। फिर ऑकी सीसीटीवी फुटेज लेकर आता है और कहता है, इस लड़की ने उसे चुराया है, हमने इसके बारे में भी पता लगा लिया है। रेन बोले, इसे जल्दी ढूंढो। दूसरी तरफ सुजू कहती है, अब मॉम हॉस्पिटल में रह पाएंगी। तभी वहाँ रेन आ जाते हैं और कहते हैं, जो तुमने चुराया है वो वापस करो। सुजू नहीं बोलती है। ऑकी कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? रेन बोले, इसकी माँ इसे चोरी करना सिखा रही है, चुपचाप सब कुछ वापस कर लो। सुजू बोली, मुझे पैसे दीजिए, फिर मैं वापस करूंगी, वरना मैं इसे फेंक दूंगी। ऑकी पैसे देता है, जिसे रेन सुजू के सामने फेंक देते हैं। सुजू पैसे लेकर बुद्धा और तालिस्मान तावीज को लौटा देती है। रेन कहते हैं, वो तस्वीर भी दो। वो बोली, नहीं, ये मेरी मॉम की है। रेन उससे फोटो छीनने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में फ्रेम गिरकर टूट जाता है। रेन को गुस्सा आता है तो वो सुजू को मारने वाले होते हैं, लेकिन ऑकी कहता है, बॉस ये बच्ची है, लगता है इसके मॉम डैड भी ठीक नहीं है, आप गुस्से में है, लेकिन इस बारे में किसी को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। रेन सुजू से कहते हैं, आज के बाद मेरे सामने मत आना। वो कार में बैठ जाते हैं। सुजू कहती है, वो सच में मेरी मॉम है। तभी डॉक्टर व्हील चेयर में मिनोरी को लेकर आते हैं और सुजू पैसे उठाकर उन्हें देते हुए कहती है, मैं पैसे ले आई हूँ, अब मॉम को ठीक कर दो। डॉक्टर बोले, एक प्रॉब्लम हो गई है, तुमने जिस आदमी को गुस्सा दिलाया है वो हतानो रेन है। अगर हमने तुम्हारी मॉम की ट्रीटमेंट की तो हमारा हॉस्पिटल बैंकरप्ट हो जाएगा, तुम इसे कहीं और ले जाओ। सुजू बोली, मैं पैसे ले आई हूँ, लेकिन डॉक्टर उसे इग्नोर करके चले जाते हैं और वो सैड होकर बैठ जाती है। फिर मिनोरी से कहती है, आप चिंता मत करो, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। सुजू उसे दूसरे हॉस्पिटल में ले जाती है, लेकिन नर्स कहती है, ये तो वही बच्ची है ना? दूसरी बोली, वही जिसके बारे में हमें नोटिस मिला है। नर्स सुजू से कहती है, तुम अपनी मॉम को कहीं और ले जाओ, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। सुजू फिर से दूसरे हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से कहती है, कोई मेरी मॉम को ट्रीट नहीं कर रहा। डॉक्टर बोले, हम ट्रीट करना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर हतानो के खिलाफ नहीं जा सकते। सुजू बोली, मॉम को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो मर जाएंगी, हम क्या करें? डॉक्टर बोले, एक ही तरीका है, मिस्टर हतानो की परमिशन लेनी होगी। सुजू बोली, ठीक है, मैं अभी उस आदमी को ढूंढ कर लाऊंगी। दूसरी तरफ रेन कार में जा रहे होते हैं, बारिश हो रही होती है। तभी सुजू कार के सामने आ जाती है और घुटने के बल बैठ जाती है। ऑकी रेन से कहते हैं, वो बच्ची है जिसने चोरी की थी। रेन बाहर आते हैं और सुजू कहती है,
सॉरी सर, प्लीज मेरी मॉम को बचा लीजिए। मैंने आपको गुस्सा दिलाया, इसलिए कोई भी हॉस्पिटल उनकी ट्रीटमेंट नहीं कर रहा। मैं सॉरी बोल रही हूँ, मॉम को बचा लीजिए। रेन बोले, ठीक है, फिर मुझे अपनी मॉम के पास ले चलो। अगर तुम सच बोल रही हो तो मैं उसे अच्छे हॉस्पिटल में ले जाऊंगा, लेकिन झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुजू उनके साथ कार में होती है और रेन उसे तौलिया देते हैं। वो कहती है, सॉरी, मेरी वजह से आपकी सीट गंदी हो गई। वो बोले, बस करो, ये एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अब वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मिनोरी अभी भी बाहर व्हील चेयर में थी। सुजू तुरंत उसके पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। इधर रेन बाहर निकलते हैं और मिनोरी को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो जाकर उसे हग कर लेते हैं और बोलते हैं, मिनोरी, ये तुम ही हो ना। वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर तुरंत उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। फिर रेन सुजू के पास जाते हैं और उसके सर पर हाथ रखते हैं। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर रेन से कहते हैं, मिनोरी खतरे से बाहर है, लेकिन इसे फुल रेस्ट की जरूरत है। उनके जाने के बाद रेन मिनोरी से कहते हैं, तुम जिंदा हो, मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो सुजू से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? वो अपना नाम बताती है। फिर पूछते हैं, तुम कितने साल की हो और तुम्हारे डैड कहाँ हैं? वो बोली, मैं 6 साल की हूँ और मेरे डैड नहीं है। रेन पूछते हैं, तुम्हारा बर्थडे कब है? वो बोली, 16 फरवरी को। रेन मन में कहते हैं, मैं और मिनोरी अप्रैल में एक हुए थे, मतलब ये हमारी बेटी है। वो सुजू से कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। तभी मिनोरी को होश आता है और सुजू उसे हक कर लेती है। मिनोरी कहती है, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। सुजू बोली, डैड ने आपका बिल पे कर दिया, मैंने डैड को ढूंढ लिया। ये सुनकर मिनोरी कहती है, मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हारे डैड नहीं है, वो मर चुके हैं। रेन का दिल टूट जाता है। सुजू कहती है, मैं आज के बाद उनके बारे में बात नहीं करूंगी। मिनोरी उसे हक कर लेती है। फिर रेन सुजू के साथ जाते हैं और उसे चॉकलेट देकर कहते हैं, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। डॉक्टर ने कहा है, मॉम को लंबे ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन तुम स्कूल में रहोगी तो उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा। क्या मैं तुम दोनों का ध्यान रख सकता हूँ? सुजू बोली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद मॉम को अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट सीन में सुजू और मिनोरी बाहर जा रहे होते हैं। मिनोरी सोचती है, मेरी वजह से हॉस्पिटल में बहुत खर्चा हो गया, अब हम कैसे झेंगे? सुजू बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगी। तभी वहाँ कुछ लोग मैच मेकिंग इवेंट के पोस्टर बांट रहे थे और वो कहते हैं कि जीतने वाले को प्राइज भी मिलेगा। सुजू मिनोरी को लेकर उनके पास जाती है और कहती है, क्या मॉम भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं? एक लड़की पूछती है, क्या तुम्हारी मॉम सिंगल है? सुजू हाँ बोलती है तो एक लड़का कहता है, फिर तो कर सकती हैं। मिनोरी सोचती है, पैसों के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। सुजू मिनोरी को कंपटीशन के लिए ले जाती है। अब हम देखते हैं कि एक लेडी मिनोरी को कुछ लड़कों के पास ले जाती है और कहती है, उम्मीद है तुम्हें कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा। वो लड़के मिनोरी को देखकर मुंह बनाने लगते हैं। मिनोरी उन्हें हेलो बोलती है। उसी होटल में रेन भी ऑकी के साथ थे। ऑकी उन्हें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में बताता है और जल्दी जाने को कहता है, लेकिन तभी रेन मिनोरी और सुजू को देख लेते हैं और पूछते हैं, ये सब क्या हो रहा है? ऑकी बोला, शायद मैच मेकिंग इवेंट हो रहा है, हर साल इसी होटल में होता है। रेन शॉक हो जाते हैं। इधर एक आदमी मिनोरी से कहता है, क्या तुम अंधी हो? दूसरा कहता है, अंधी हो, ऊपर से बच्ची को उठा लाई। तीसरा बोला, अब क्या हमें एक अंधी लड़की और उसके बच्चे को संभालना होगा? वो लोग हंसने लगते हैं और फिर कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ आने से पहले तुम्हें कहीं और जाना चाहिए था। फिर एक बोलता है, ये इवेंट तुम्हारे लिए नहीं है, टाइम वेस्ट कर दिया तुमने। सुजू गुस्से में बोली, मेरी मॉम के बारे में ऐसे मत बोलो। तो एक आदमी कहता है, हम तो सच ही कह रहे हैं, तुम्हें बुरा लग रहा है तो ले जाओ इसे यहाँ से। सुजू कहती है, मॉम चलो। लेकिन तभी रेन की आवाज आती है। वो कहते हैं, मैं बनूंगा उसका हस्बैंड। मिनोरी कंफ्यूज हो जाती है। वो लड़के कहते हैं, कौन है जो इतने डिसएडवांटेज के साथ इस लड़की का हस्बैंड बनना चाहता है? फिर रेन आते हैं और मिनोरी से कहते हैं, मेरा नाम साकुमा सुनसुके है। मिनोरी कहती है, मिस्टर साकुमा, मैं ब्लाइंड हूँ और मेरी एक बेटी भी है। रेन बोले, लेकिन मैं सच में तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ। मिनोरी सोचती है, कहीं इसे ऑर्गेनाइजर ने तो अरेंज नहीं किया। ये सोचकर वो हाँ बोल देती है। फिर वो लेडी कहती है, फाइनली जोड़ी बन गई, उम्मीद है आप दोनों हमेशा साथ रहें। रेन सुजू को थम्स अप दिखाते हैं। फिर रेन और मिनोरी वहाँ से निकलते हैं और मिनोरी कहती है, अब हमें चलना चाहिए। रेन बोले, क्या मतलब? मैं सच में पार्टनर ढूंढने आया था और तुमने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया। मिनोरी कहती है, मैंने सोचा ऑर्गेनाइजर को मुझ पर तरस आ गया होगा और उन्होंने मेरे लिए आपको अरेंज किया। मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। रेन बोले, तुम्हें प्राइज मिल गया है ना? अगर अब उन्हें ये पता चला तो हमें पेनल्टी फी लग सकती है। मिनोरी बोली, मैंने तो इस बारे में नहीं सुना। रेन कहते हैं, वैसे होटल एक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करता है जहाँ हम दोनों को साथ में रहना होगा। अगर मना किया तो उसके लिए भी पेनल्टी फी लग सकती है। सुजू कहती है, मॉम हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मिनोरी के पास चॉइस नहीं होती, इसलिए वो मान जाती है और रेन और सुजू का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। अब रेन दोनों को घर ले जाते हैं। सुजू कहती है, कितना अच्छा घर है, यकीन नहीं हो रहा हम यहाँ रहेंगे।
रेन बोले, अब से हम तीनों यहाँ रहेंगे। चलो मैं तुम दोनों को रूम दिखाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनोरी रूम में होती है और उसे टेबल पर तालिस्मान तावीज मिलता है। उसे टच करके वो कहती है, ये तो जाना पहचाना लग रहा है। तभी रेन आ जाते हैं और उसके पास बैठते हैं, जिससे वो डर जाती है। वो बोलती है, मुझे सुजू को चेक करना है। अब वो जा रही होती है कि अचानक गिरने वाली होती है, पर रेन उसे पकड़ लेते हैं और उसे कमर में दर्द होता है। रेन कहते हैं, तुम्हें चोट लगी है, लाओ मैं मेडिसिन लगा देता हूँ। वो उसे बैठाते हैं और उसके वेस्ट में मेडिसिन लगाते हैं। फिर पूछते हैं, क्या तुमने सुजू को इतने साल अकेले पाला? तुम्हारे हस्बैंड का क्या? वो बोली, मैं अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बात नहीं करना चाहती। रेन बोले, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? मैं तुम्हारा और सुजू का ध्यान रखना चाहता हूँ। वो कहती है, सॉरी लेकिन मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती। वो चली जाती है और अचानक उसे सीढ़ियों की रेलिंग का टेक्सचर भी जाना पहचाना लगता है। वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगले दिन वो सोकर उठती है और बोलती है, मैं तो ज्यादा सो गई। वो सुजू को आवाज देती है। तभी रेन ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो, वो स्कूल गई, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट खिला देता हूँ। मिनोरी कहती है, नहीं मैं खुद खा लूंगी। तभी रेन को मैसेज आता है और ओकी कहते हैं, बॉस हम मैडम की आंखें ठीक कर सकते हैं। रेन फौरन उससे मिलने जाते हैं और ओकी एक आई ड्रॉप देकर कहता है, इससे मैडम की आंखें ठीक हो सकती हैं। लेकिन रेन को याद आता है कि मिनोरी उनसे नफरत करती है। वो सोचते हैं, अगर उसकी आंखें ठीक हो गईं, तो वो मुझे छोड़ देगी। मैं उसे खोना नहीं चाहता। रेन आई ड्रॉप को फेंक देते हैं और मन में कहते हैं, बस थोड़ा टाइम और, एक बार मिनोरी के मन से मेरे लिए नफरत खत्म हो जाए। इधर मिनोरी ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी उसे स्कूल से कॉल आता है कि सुजू को चोट लग गई है। मिनोरी स्कूल जाती है और सुजू उसे हग कर लेती है। मिनोरी पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? वो कहती है, मुझे बुली किया जा रहा है। वो बोली, किसने किया ये? तो यूमा नाम के लड़के की माँ कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। सुजू कहती है, इस लड़के ने कहा कि आप देख नहीं सकती और मेरे डैड नहीं है, तो मुझे उसके पास भी नहीं आना चाहिए। उसने मुझे स्कूल बैग से मारा। मिनोरी बोली, उसकी हिम्मत कैसे हुई? तो यूमा कहता है, ये सच है ना मॉम? उसकी मॉम बोली, हाँ लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं मारना चाहिए था। स्कूल बैग बहुत एक्सपेंसिव है। तभी रैन आ जाते हैं और बोलते हैं, किसने कहा कि इसके डैड नहीं है? मैं यहाँ हूँ। वो सुजू से कहते हैं, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर वो प्रिंसिपल से कहते हैं, आप ये सब चुपचाप बैठे हुए देख रही हैं, क्या आपको इन्हें रोकना नहीं चाहिए? प्रिंसिपल बोली, यूमा के मॉम डैड दोनों डॉक्टर हैं और यूमा बहुत अच्छा स्टूडेंट है। सुजू इसकी बराबरी नहीं कर सकती, तो क्यों ना हाथ मिलाकर सब कुछ भूल जाए। रेन को गुस्सा आता है तो वो उसके कान के नीचे बजा देते हैं। यूमा की मॉम की हवा निकल जाती है। प्रिंसिपल कहती है, ये असॉल्ट है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रेन बोले, जाओ, मेरे पास भी बहुत अच्छे लीगल एडवाइजर हैं। फिर वो यूमा की मॉम से कहते हैं, बहुत मेहनत की होगी ना आपने अपना मेडिकल लाइसेंस लेने में, लेकिन आपको ये नहीं सिखाया कि ये सब क्राइम है और उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। वो बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? रेन प्रिंसिपल को अपना कार्ड दिखाते हैं और वो देखकर उसकी फट जाती है। फिर यूमा की मॉम भी कार्ड देखती है और उसको उसकी 7 पुश्तें याद आ जाती हैं। रेन सुजू को यूमा के पास लाते हैं और बोलते हैं, सुजू से माफी मांगो। लेकिन वो बदतमीज फिर से स्कूल बैग से सुजू को मारने वाला होता है, लेकिन रेन सामने आ जाते हैं और उनके हाथ में चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन में मिनोरी उनके हाथ में पट्टी बांध रही थी। सुजू आती है और बोलती है, आप बड़े कूल लग रहे थे, काश आप मेरे डैड होते। रेन बोले, हाँ लेकिन तुम्हारी मॉम का क्या? मिनोरी कहती है, सुजू अपना होमवर्क करो। सुजू चली जाती है। फिर रेन मिनोरी का हाथ पकड़ते हैं और वो उनका हाथ हटाकर कहती है, पता नहीं मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी। तभी रेन उसे किस कर लेते हैं और वो दूर हट जाती है। रेन कहते हैं, मैं सच में तुम्हारा और सुजू का ध्यान रखना चाहता हूँ, मुझे एक चांस दे दो। मिनोरी मन में कहती है, साकुमा इतने अच्छे हैं, ये उस चेयरमैन की तरह नहीं है जो दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलता था। मुझे सुजू के लिए शादी के बारे में सोचना होगा। रेन उसे दोबारा किस करने लगते हैं और इस बार मिनोरी भी मना नहीं करती है। फिर रेन रोमांस करने लगते हैं, लेकिन मिनोरी को रेन की याद आती है तो वो डर जाती है। रेन बोले, क्या हुआ? वो बोली, मुझे पास्ट याद आ गया था तो मैं डर गई। रेन बोले, कोई बात नहीं। वो सोचती है, साकुमा इतने अच्छे हैं, फिर मुझे उसकी याद क्यों आ रही है? रेन फिर से उसे किस कर लेते हैं। नेक्स्ट डे अब मिनोरी उठती है तो वो ये देखकर शॉक हो जाती है। उसकी आंखों की रोशनी वापस आने लगी है, उसे चीजें थोड़ी थोड़ी दिखने लगी थीं। वो सोचती है, ये सब क्या हो रहा है? तभी सुजू आती है और कहती है, मॉम चलो, डैड ने आपके लिए पार्टी रखी है। मिनोरी रेडी हो जाती है और सुजू उसे लेकर आती है। सुजू उसे बुके देकर चली जाती है और फिर रेन अपने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करते हुए कहते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मिनोरी खुश हो जाती है, लेकिन फिर वो उनका फेस देख लेती है जो क्लियर दिखता है और उसको 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो कहती है, चेयरमैन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब रेन को झटका लगता है, क्या तुम देख सकती हो? मिनोरी कहती है, एक बार मुझे हर्ट करके मन नहीं भरा, या देखने आए हैं
कि मैं मरी हूँ या नहीं। वो बोले, मेरी बात तो सुनो। लेकिन मिनोरी बाहर चली जाती है। रेन उसका पीछा करते हैं और बोलते हैं, 7 साल पहले मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। वो बोली, अच्छा फिर आपने मेरे लिए ग्रेव कैसे बना डाला? वो उनकी पॉकेट से तालिस्मान तावीज निकाल कर कहती है, ये मैंने आपकी लंबी उम्र और खुशी के लिए दिया था, लेकिन आपने मेरी फीलिंग्स का कोई ख्याल नहीं रखा। मिनोरी उसे पटक कर चली जाती है। अब वो सड़क पर भाग रही होती है कि तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और रेन शॉक हो जाते हैं। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। लेकिन एक नर्स आकर कहती है, एक्सीडेंट की वजह से हार्ट डैमेज हुआ है। डॉक्टर कहती हैं, हमें हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा, लेकिन अभी डोनर ढूंढने का टाइम नहीं है। तो रेन कहते हैं, आप मेरा हार्ट ले लीजिए। सीन बदलता है और 1 महीने बाद हम मिनोरी को देखते हैं, जो अब ठीक होती है। डॉक्टर उसे डिस्चार्ज के बाद रेगुलर चेकअप के लिए आने को कहती है। मिनोरी पूछती है, मुझे हार्ट किसने दिया? डॉक्टर बोली, उस पर्सन ने कहा है कि उनकी इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, इसलिए मैं नहीं बता सकती। लेकिन तुम्हें उनकी वजह से न्यू लाइफ मिली है, इसे अच्छे से जीना। इसके बाद वो सूजू के साथ कहीं जा रही होती है। सूजू कहती है, मॉम आप कहाँ जा रही हैं? मिनोरी उसे लेकर जाती है और कहती है, हम यहाँ उस इंसान के लिए प्रे करने आए हैं जिसने मुझे अपना हार्ट दिया। अब सूजू देखती है कि वहाँ विश बोर्ड में रेन ने बहुत सारी विश लिखी थी कि मैं मिनोरी से अगली लाइफ में मिलना चाहता हूँ, मैं उसे बहुत याद करता हूँ। सूजू कहती है, ये सब डैड ने लिखा है। मिनोरी हैरान हो जाती है। तभी एक प्रीस्ट आते हैं और कहते हैं, तुम जिसे डैड कह रही हो वो क्या प्रेसिडेंट हतानो है? वो पिछले 7 सालों से रोज यहाँ आकर प्रे करते हैं। कहते थे कि वो अपनी वाइफ के लिए प्रे कर रहे हैं जो अब नहीं रही। मिनोरी कहती है, जब मैं उनके साथ थी तब तो कदर की नहीं, बाद में प्रे करने का क्या फायदा? प्रीस्ट बोले, कहा जाता है कि दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मिनोरी बोली, कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? प्रीस्ट बोले, वो हेड प्रीस्ट से अपना इलाज करवाने आते रहते थे। उनकी बॉडी से लाइफ सोर्स एनर्जी निकलती रहती थी और कहा जाता था कि वो 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। उन्हें पता चला कि एक ही लड़की उनकी जान बचा सकती है और उन्होंने उस लड़की को ढूंढकर अपनी वाइफ बना लिया। उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने से उस लड़की की जान को भी खतरा था, लेकिन फिर मिस्टर हतानो को उस लड़की से प्यार हो गया और वो उसकी जान लेने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन फिर उनके दादाजी ने हेड प्रीस्ट के साथ मिलकर चाल चली। प्रीस्ट ने उन्हें फेक मेडिसिन दी और कहा कि इसे लगाने के बाद उनकी वाइफ की मौत नहीं होगी, इसीलिए अनजाने में उन्होंने अपनी वाइफ को मार डाला। प्रीस्ट बताते हैं कि उसके बाद उन्होंने अपने दादाजी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और पूरे 7 साल वो यहाँ आकर अपनी वाइफ से मिलने की मन्नत मांगते थे। कहते थे कि भले ही सपने में ही सही, लेकिन वो उससे मिलना चाहते हैं। मिनोरी इमोशनल हो जाती है और बोलती है, मुझे पता ही नहीं था, मैंने उनसे इतनी नफरत की। सुजू कहती है, मुझे भी विश मांगनी है। मिनोरी कहती है, जाओ पेपर ले आओ। सुजू चली जाती है और मिनोरी रोते हुए पुराने मोमेंट्स याद करने लगती है। फिर सुजू आकर कहती है, मैंने विश लिख ली। मिनोरी देखती है कि उसने पेपर में अपनी फैमिली के हमेशा साथ रहने की विश मांगी थी। वो पेपर को लटका देती है और फिर सुजू के साथ जाने लगती है। तभी उसे सामने रेन खड़े दिखते हैं, जिनका फेस क्लियर नहीं होता। वो उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है और इसी के साथ ड्रामा एंड हो जाता है।